नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सपर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। दोस्तों हमारी वीडियो कुछ दिन से नहीं आ पा रही थी। इसका कारण दोस्तों था कि हमारे मोबाइल का दोस्तों जो नेट था वो खत्म हो गया था और रिचार्ज भी करा दिए थे, पता नहीं कैसे दोस्तों आ नहीं रहा था। इसलिए दोस्तों अब से हमारी वीडियो लगातार आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं हम दूरी और विस्थापन के बारे में। तो हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ अनुरोध करना चाहते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और दोस्तों हाँ, यदि आपको हमारी सारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जैसे हम अपलोड करें तुरंत पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं दूरी और विस्थापन की। ठीक दोस्तों, दूरी और विस्थापन कब होता है? जब कोई पिंड, दूरी और विस्थापन, किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी, ठीक, और उसके द्वारा तय की गई विस्थापन दोस्तों तभी हो सकता है दोस्तों जब वह वस्तु गतिमान हो। ठीक, और दोस्तों जब गतिमान वस्तु होता है, जब गति करता है वो दोस्तों, तब उसके द्वारा कुछ दूरी तय करता है और विस्थापन भी होता है। और दोस्तों वही कैसे होता है ये हम बात करने वाले वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिए। ठीक है दोस्तों, पूरा दोस्तों जो विस्थापन होता है दोस्तों, इसको हम दो तरीके से आपको बताएंगे। यदि एक तरीके से आपको नहीं समझ में आता है तो आपको दूसरे तरीके से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम गति की, क्योंकि दोस्तों जब गति को आप जानेंगे तभी आपको विस्थापन अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक, तो दोस्तों जो गति होता है दोस्तों, आप जानते हैं जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति का परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहते हैं, हमें पता चलता है कि वो वस्तु जो है, जो समय के साथ अपनी स्थिति का परिवर्तन कर रही है वो गतिमान है, मतलब वो गति कर रही है। और दोस्तों आपको हम बता दें, सभी वस्तुएं जो होती हैं दोस्तों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान ही रहती हैं। ठीक, जैसे दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी देर में इस पे। ये बहुत जरूरी टॉपिक है दोस्तों, यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आपको आगे की चीज़ों को भी समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो हमने अभी आपको बताया कि सभी चीज़ें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान होती हैं। दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से आप मतलब समझ रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप मतलब दोस्तों जैसा कि हमारे प्रत्यक्ष जो हो, मतलब हमारे सामने जो हो, ठीक, और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब दोस्तों जो हमारे सामने ना हो लेकिन वो भी हो। ठीक, जैसे देखिए दोस्तों, हमने कहा कि सभी चीज़ें गतिमान होती हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं अपने मोबाइल को देख रहा हूँ तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये मोबाइल गतिमान है। ठीक, मुझे तो लग रहा है कि मोबाइल विरामावस्था में है, मतलब स्थिर अवस्था में है। वास्तव में दोस्तों मुझे ऐसा ही, मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से गतिमान नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि आप देखें कि जो होता है, पृथ्वी होता है, ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ये सूर्य का चक्कर लगाती है। यदि आप इस तरह से देखें, जब पूरा पृथ्वी ही गतिमान है तो पृथ्वी पर जितने पिंड हैं या जितनी वस्तुएं हैं सभी चीज़ें गतिमान होनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों मैं भी गतिमान हूँ और ये भी गतिमान है। ठीक, इसको आप दोस्तों आगे की वीडियो में आप पढ़ेंगे आपेक्षिक वेग, उसमें आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे दोस्तों। आपेक्षिक वेग के कारण ही दोस्तों हमें ये लगता है कि ये चीज़ें विरामावस्था में है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से आप देखते होंगे जब कोई व्यक्ति, यदि आप बस में कभी बैठे होंगे तो जब आप बस में बैठकर आगे जाते होंगे तो लगता होगा कि जो पेड़ जो आरी बगल रहते हैं, घर मकान जो रहते हैं, सभी चीज़ें दोस्तों जैसे लगते हैं जब आप आगे की तरफ जाते हैं लगता है वो सभी पीछे की तरफ जा रही हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों वास्तव में आप भी जानते हैं कि ये जाते नहीं, केवल हमें प्रतीत होता है ऐसा। और वहीं दोस्तों यदि कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है, ठीक, उसको लगेगा कि उसको वो घर जो है दोस्तों स्थिर लगेगा। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों इसी को हम कहते हैं आपेक्षिक वेग, मतलब आपको कुछ और लगेगा और किसी व्यक्ति को कुछ और लगेगा। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि आप जब कार में बैठे हुए हैं तो यदि आपसे पूछा जाए कि आप गतिमान है विरामावस्था, तो आपको दो प्रकार से बताएंगे। यदि दोस्तों आप अपने व्यक्ति को, मतलब यदि आप बस में बैठे हैं, आरी बगल और से लोग हैं, तो दोस्तों यदि आरी बगल लोग बैठे हुए हैं तो सभी क्या है, सभी स्थित हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि बस में जो सभी लोग हैं आपको लगेगा सभी लोग विरामावस्था में हैं। लेकिन दोस्तों जब पूरा बस ही गतिमान है तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा जितने बस में व्यक्ति बैठे होंगे सभी व्यक्ति भी गतिमान होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जिस प्रकार से आपको लगता है कि व्यक्ति जो बस में बैठे हुए हैं वो विरामावस्था में है, मतलब स्थिर अवस्था में है या गति नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वो भी गति करते रहते हैं लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से दोस्तों पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं सभी दोस्तों गतिमान ही होती हैं। ठीक, रात में भी दोस्तों आप सांस लेते हैं, ये सब आप जानते ही हैं। ठीक, अब दोस्तों इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, वैसे दोस्तों हम बहुत डिटेल में चले गए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान ही रहती हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम जो बात करेंगे वो प्रत्यक्ष रूप से ही बात करेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं दूरी की। अब देखिए दोस्तों जब कोई वस्तु गतिमान है तो वो जब समय के साथ अपनी स्थिति का परिवर्तन कर रही है तो वो स्थिति के साथ अपने जो उसके द्वारा तय की गई दूरी है दोस्तों या पथ लंबाई है उसमें भी उसके अंतर आएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों दूरी क्या होता है उसको हम बताते हैं आप। जैसे देखिए दोस्तों ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु मान लीजिए कोई बस है।
ठीक, कोई बस हो गया दोस्तों, ये बिंदु ए है, इसको ए से लेकर के बिंदु बी तक जाना है। ठीक, मान लीजिए दोस्तों ये ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे पथ करके ऐसे ऐसे यहाँ पर आकर के पहुँच गया। ठीक, ये मान लीजिए रास्ता जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार का रास्ता है, और वो इस प्रकार के रास्ते से ऐसे ऐसे आते हुए बिंदु बी पर पहुँच जाता है। ठीक दोस्तों, ये वस्तु गतिमान है इसलिए ए से बी पर पहुंची, आप जान रहे हैं ना। यदि ये विरामावस्था में होती तो ये नहीं पहुंचती। हाँ दोस्तों, ये वस्तु जब अपनी गति को प्रारंभ करना शुरू की होगी उसके पहले विरामावस्था में ही रही होगी। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों इसका प्रारंभिक वेग जो होता है, जिसे आप v से लिखते हैं, वो 0 होता है। ठीक, और इसका अंतिम वेग भी दोस्तों क्या होगा दोस्तों, ये जब अंत में जब स्थित हो जाएगी यहाँ पर, तो भी उसका वेग 0 हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये सब हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल हम दूरी और विस्थापन के बारे में ही बात करेंगे। अब दोस्तों देखिए, जब ये बिंदु ए से, जब ये वस्तु बिंदु मतलब कोई बस है जो ये जब बिंदु ए से बिंदु बी तक गया, तो यदि आपसे कोई पूछे इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है दोस्तों, तब आप बताएंगे कि जिस मतलब सड़क जितना दूर पर वो स्थान है दोस्तों, जिस प्रकार की सड़क की लंबाई जितनी होगी उतनी ही उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। देखिए ये मान लीजिए दोस्तों ये मार्ग है। ठीक, यही मार्ग है हमारा। इस मार्ग से दोस्तों इसी प्रकार से होता हुआ ये जो बस है दोस्तों जाता जाता दोस्तों यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है ना, इस प्रकार से दोस्तों यदि आप इस पूरी दूरी को, ये दोस्तों जो दूरी है वह बस द्वारा वास्तविक दूरी, मतलब बस जो है दोस्तों वास्तव में दोस्तों बस जो है इस प्रकार के इस पथ पर जाता है। ठीक, इसी पथ से दोस्तों बस जो है अपनी मतलब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पर पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आप कह सकते हैं किसी भी वस्तु के, ठीक, किसी भी वस्तु द्वारा उसके वास्तविक पथ की लंबाई को, मतलब जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके वास्तविक पथ की लंबाई को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसके द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। ठीक, तो जो दूरी होती है अदिश राशि होती है, क्योंकि दोस्तों जो होती है दोस्तों दूरी जो होता है दोस्तों, अच्छा दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए अदिश राशि, सदिश राशि और क्या होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जिन राशियों के व्यक्त करने के लिए, अच्छा राशियों का मतलब हमारा क्या है दोस्तों, भौतिक राशियाँ। ठीक, अच्छा भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, वे सभी राशियाँ जिनको तौला या मापा जा सके उनको हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वे सभी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दोस्तों हमें उसके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे दोस्तों थोड़ी देर समझ लीजिए दोस्तों, आगे की वीडियो में हम इसके बारे में समझाएंगे, लेकिन दोस्तों जब आप समझ पढ़ रहे हैं तो जरूरी है दोस्तों इसको भी जानिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने आपको बताया जो सदिश राशि होती है उनमें उसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो देखिए दोस्तों जैसे आप जानते हैं जो बल होता है दोस्तों एक प्रकार की सदिश राशि है, विस्थापन जो है वो भी सदिश राशि है। ठीक, जो वेग होता है वो भी सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की दोस्तों बहुत सी हैं, ठीक, वो सभी सदिश राशि होती हैं। दोस्तों ये सभी जो सदिश राशियाँ हैं, जैसे बात कर लीजिए बल की बात करते हैं। ठीक, जिस सदिश बल, यदि आपसे कोई कह रहा है बल लगाओ, ठीक, मान लीजिए कोई वस्तु है दोस्तों, ठीक, कोई व्यक्ति जो है दोस्तों इसको कह रहा है कि आप इस पर बल लगा करके यहाँ आपको लाना है, इसे ये यहाँ स्थित है, ए पर स्थित है दोस्तों, इसको लाना है बी पर। ठीक, यदि आपसे वो कह रहा है इस पर बल लगाकर तुम इसे बी तक लेकर आओ। ठीक, तो दोस्तों आप किस तरफ से बल लगाएंगे, आप इधर से ही तो लगाएंगे। जब आप इधर से लगाएगा वो व्यक्ति जो होगा तभी तो दोस्तों ये इधर आएगा, तभी ये तो इधर आएगा। यदि दोस्तों इधर से लगा रहा है या इधर से लगाएगा, चाहे इधर से लगाएगा दोस्तों, तो जो है ये वस्तु इधर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। इसके लिए दोस्तों इसको इधर से ही बल लगाना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो बल होता है सदिश राशि होता है। और आप समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई यदि आपसे कहता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति होते हैं, ठीक है दोस्तों, एक यदि इधर लगाता और एक यदि इधर लगाता, ठीक, दोनों की दिशाएं दोस्तों यदि अलग अलग होती तब तो वस्तु ये अगर इधर ढकेलता, यदि दोनों बराबर बल लगाते दोस्तों तो भी ये वस्तु कहीं नहीं जाती। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं जो बल होता है। इसी प्रकार से दोस्तों सभी चीज़ों में, वेग में भी इसी प्रकार से होता है। ठीक, वेग दोस्तों क्या, तो दोस्तों हमने आपको बताया जो सदिश राशियाँ होती हैं उनमें उसके दिशा के साथ साथ उसके परिमाण भी होना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों केवल यदि उसका दिशा भी है, ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सदिश राशि होगी। ठीक, जैसे दोस्तों आप समझ रहे हैं जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा कौन सी राशि है दोस्तों, यदि हम आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे अदिश राशि है। हाँ दोस्तों ये अदिश राशि है। आपको मन में डाउट होता होगा दोस्तों, क्योंकि जो विद्युत धारा होती है उसकी भी एक दिशा होती है प्रवाहित होने की, है कि नहीं। विद्युत धारा का भी प्रवाह होता है, तभी तो जब लाइटों में मतलब जो तारों में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है दोस्तों तभी तो बल्ब जलता है, या तभी तो कोई यंत्र हमारा जो चलता है। इस प्रकार से दोस्तों क्यों ये अदिश राशि है ना, ये दोस्तों जो सवाल आता है, इसके लिए दोस्तों आपको देखिए
सदिशों का त्रिभुज नियम। एक दोस्तों ये नियम होता है और दोस्तों दूसरा होता है सदिशों का चतुर्भुज नियम। ठीक है दोस्तों, चतुर्भुज नियम। दोस्तों जो राशियां, ठीक, जो राशियां दोस्तों इन दोनों नियमों का पालन करती हैं, ठीक है दोस्तों, उन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं जो सदिश राशियां होती हैं दोस्तों वो सदिशों के त्रिभुज का नियम और सदिशों का चतुर्भुज नियम तथा उनमें दिशा भी होती है और उनके दिशा के साथ साथ उसका परिमाण भी होता है। जिनमें ये तीनों चीजें दोस्तों पाई जाएंगी उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे, सदिश राशियां कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए हैं। इसलिए दोस्तों जो विद्युत धारा होती है दोस्तों वो उनमें जो सदिशों के त्रिभुज नियम जैसे धाराएं जो होती हैं दोस्तों, यदि उनका सदिशों के त्रिभुज नियम से यदि आप प्राप्त करना चाहेंगे तो आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा को इसलिए हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप जान गए हैं क्यों कहते हैं, ये भी आप जान गए हैं ना। तो ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों जो सदिश राशि आप जान गए, अदिश राशि क्या होती है दोस्तों, वे सभी राशियाँ हैं दोस्तों, वो सभी भौतिक राशियाँ जिनको दोस्तों हमें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल हम परिमाण से ही उसको व्यक्त कर सकते हैं और इसमें इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, हाँ दोस्तों, यदि किसी राशि में दिशा है और उसका परिमाण भी है और यदि वो इन दोनों नियमों का पालन नहीं कर रही है दोस्तों तो भी वो अदिश राशि ही होगी। ये तो हमने आपको अभी पहले ही बताया, क्योंकि जो विद्युत धारा होती है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक, जो विद्युत धारा होती है उसमें दिशा भी होती है उसकी और उसका परिमाण भी होता है, केवल दोस्तों ये इन दोनों नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों वे सभी राशियाँ, वे सभी भौतिक राशियाँ जो सदिशों के त्रिभुज नियम या सदिशों के चतुर्भुज नियम का पालन नहीं करती हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और उनमें दिशा भी नहीं होती है। ठीक, उसमें दिशा भी नहीं होगी। जैसे दोस्तों जो दूरी हो गया, चाल हो गया, इन सभी दोस्तों अदिश राशियाँ हैं। ठीक, और दोस्तों आप जानते हैं, केवल अभी तक आप सदिश और अदिश राशियों को जानते हैं ना। एक दोस्तों होता है प्रदिश राशियाँ। देखिए प्रदिश राशियाँ, प्रदिश राशियाँ, इसे दोस्तों हम लोग टेंसर भी कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, टेंसर भी कहा जाता है। ठीक, कहीं कहीं आप देखे होंगे तो इसे टेंसर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक तो आप जान रहे थे सदिश राशियाँ, ठीक, सदिश राशियाँ जान रहे थे ना। दूसरा जान रहे थे प्रदिश राशियाँ, एक होता है अदिश राशि। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों राशियाँ तीन प्रकार की होती हैं। तो अदिश राशि देखिए दोस्तों, अदिश राशि को भी हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों प्रदिश राशि की। जो दोस्तों प्रदिश राशि होती है, आखिर ये क्या होता है दोस्तों, आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा। यदि आपने सुना होगा तो अच्छी बात है दोस्तों, फिर भी यदि नहीं सुना है तो दोस्तों आप आज जान लीजिए। देखिए दोस्तों जो राशियाँ, ठीक, वे राशियाँ जो ना तो सदिश राशि हों, ठीक, ना ही अदिश राशि हों, मतलब जो सदिश और अदिश दोनों के नियमों, ठीक, का पालन ना करें दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे दोस्तों एक होता है वेग प्रवणता। देखिए एक होता है हमारा वेग प्रवणता, ये जो होता है ये भी एक प्रकार की अदिश राशि ही है। और एक होता है दोस्तों हमारा जड़त्व आघूर्ण। इसी प्रकार के दोस्तों बहुत से हैं। ठीक, ये दोनों दोस्तों क्या कहा जाते हैं, ये दोनों हम प्रदिश राशियों के पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को प्रदिश राशियां कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसे टेंसर भी कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये ना तो सदिश राशि के नियमों का पालन करती हैं, ना ही अदिश राशि के नियमों का पालन करती हैं। इसके बारे में दोस्तों हम आगे की वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे। ये दोस्तों आप चैप्टर इकाई 6 में पढ़ेंगे, आप 5-6 में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वहाँ पर हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, तो आप जान पाएंगे हाँ कैसे कैसे ये इनका पालन नहीं करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों हमने केवल आपको छोटा सा एक उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश की कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं और प्रदिश राशियाँ क्या होती हैं। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आप जान गए जो विस्थापन होता है सदिश राशि है और जो दूरी होता है वो अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमने दोस्तों बता दिया विस्थापन और दूरी क्या होता है। ये तो दोस्तों हमने केवल आपको बताना चाहा कि विस्थापन और दूरी में मतलब फर्क क्या होता है। ठीक, अब दोस्तों हम वास्तव में बात करेंगे कि गति जब होती है दोस्तों, एक विमीय गति के लिए विस्थापन दोस्तों अलग। देखो दोस्तों जो दूरी होगा दोस्तों सभी के लिए, चाहे एक विमीय गति हो या द्विविमीय गति हो या त्रिविमीय गति हो, सभी प्रकार की गतियों के लिए दोस्तों दूरी जो होती है हमारी एक ही विधि से निकाली जाएगी। मतलब जो उसकी पूरे पथ की जो लंबाई होगी, उसी मतलब जो वास्तविक लंबाई जिस पथ पर से व्यक्ति जाएगा, ठीक, उसी को दोस्तों क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो दूरी को दोस्तों ज्ञात करने में कोई टेंशन नहीं हमें। ठीक, विस्थापन
अब देखिए दोस्तों, जो विस्थापन होता है दोस्तों, एक विमीय गति के लिए विस्थापन को आप अलग तरीके से निकालते हैं और द्विविमीय गति के लिए या त्रिविमीय गति के लिए दोस्तों विस्थापन को अलग तरीके से निकालते हैं। दोस्तों अलग कुछ नहीं होता दोस्तों, केवल आपको समझना है, दोनों लगभग समान ही है, समान क्या एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों उसी को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों, यदि आपको एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति पता होना चाहिए, ठीक। और दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये गति पता होगी। फिर भी दोस्तों बता दें आपको, जो एक विमीय गति होती है दोस्तों, एक विमीय गति दोस्तों की जिस पर वस्तु जो होगा, एक विमीय गति हम उस प्रकार की गति को कहते हैं जिसमें वस्तु एक सरल रेखीय गति करता है, मतलब एक सीधी सरल रेखा पर वो गति करता है, ठीक। अब आप जानते हैं जो हमारा बीमा होती है, 3 प्रकार की बीमाएं होती हैं, यक्ष अक्ष होती हैं। बीमाएं मतलब बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन जो हमारी यक्ष अक्ष होती हैं दोस्तों, 3 प्रकार के अक्ष होते हैं, यक्ष अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक। और जो दोस्तों सरल रेखीय गति होती है, ये जो कोई वस्तु होगी, इन्हीं तीनों अक्षों में से किसी एक अक्ष पर यदि गति कर रही होगी, केवल एक अक्ष के अनुदिश यदि वो गति कर रही है तो उसको हम एक विमीय गति कहेंगे, ठीक। यदि वो 2 अक्षों के अनुदिश गति कर रही है तो उसे हम द्विविमीय गति कहेंगे। यदि वो तीनों अक्षों के अनुदिश एक साथ ही, मतलब उसको व्यक्त करने के लिए हमें तीनों अक्षों की जरूरत पड़े तो उसे हम त्रिविमीय गति कहेंगे। यदि 2 अक्ष की जरूरत पड़े, मतलब एक्स और वाई या वाई जेड या जेड एक्स की जरूरत पड़े तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विविमीय गति। यदि केवल एक अक्ष की जरूरत पड़े, चाहे एक्स अक्ष हो, चाहे वाई अक्ष हो या जेड अक्ष हो, तब उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, एक विमीय गति कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपने जान लिया कि एक विमीय गति क्या होती है, द्विविमीय गति क्या होती है और त्रिविमीय क्या गति है, ठीक। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि एक विमीय गति के लिए विस्थापन को आप कैसे निकालते हैं, ठीक। देखिए इसको दोस्तों मिटा दे रहे हैं। देखिए एक विमीय गति के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं एक गति के लिए, एक विमीय गति के लिए, ठीक है दोस्तों। एक विमीय गति के लिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, चाहे वस्तु एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही हो, चाहे वस्तु वाई अक्ष के अनुदिश कर रही हो, चाहे वस्तु जेड अक्ष के अनुदिश कर रही हो, ठीक है दोस्तों। देखिए जो सदिश राशियां होती है दोस्तों, यक्ष अक्ष मतलब जब व्यक्ति, मतलब जब वस्तु जो होता है दोस्तों, वस्तु या कोई भी चीज, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, यदि वह दोस्तों एक विमीय गति कर रहा है, उसको दोस्तों व्यक्त करने के लिए हमें सदिश राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक। यदि कोई वस्तु एक विमीय गति कर रहा है, उसको व्यक्त करने के लिए दोस्तों हमें सदिश की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। वैसे दोस्तों विस्थापन तो सदिश राशि होता ही है, लेकिन दोस्तों उसको हमें सदिश रूप में लिखना नहीं पड़ता है, ठीक। वैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको हम वैसे ही बता सकते हैं, ठीक है। क्यों बता सकते हैं, देखिए दोस्तों, यदि जो है वस्तु जो एक्स अक्ष की प्लस दिशा में गति कर रहेगी तो उसकी दशा दोस्तों हम क्या कहेंगे, धनात्मक कहेंगे, ठीक। यदि वो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में गति कर रही है तो उसको हम ऋणात्मक कहेंगे, मतलब ऋणात्मक दिशा। देखिए यदि इधर जा रही है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, इधर जा रही है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार से दोस्तों यदि ऊपर जाती है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, नीचे आती है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक। यदि ऊपर मतलब इस तरह से जाती है, इसको भी प्लस लगाते हैं, नीचे आती है तो माइनस लगाते हैं। तो ये कैसे होता है दोस्तों, इसको भी हम उदाहरण के द्वारा आसानी से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं अभी। देखिए जैसा कि मैंने एक विमीय गति कहा, मान लीजिए देखिए ये मान लीजिए 4, 8, 10, 12, ये देखिए ये, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु जो है ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ये मूल बिंदु है दोस्तों 0 है, ये एक्स अक्ष मान लीजिए एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में चल रहा है, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जब चल रहा है दोस्तों, तब आप इसको प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। यदि मान लीजिए वस्तु यहाँ पर पहुंची है, ठीक, तो आप लिखेंगे 10 ना, कितना प्लस 10 लिखेंगे, ठीक। विस्थापन की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यदि दोस्तों इधर चल रही है तो प्लस 10 लिखेंगे। यदि दोस्तों ये वस्तु इधर जाती, आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, यदि वस्तु इधर आएगी, ये मूल बिंदु से यदि वो दाहिने तरफ मतलब प्लस अक्ष की, प्लस एक्स अक्ष की या प्लस वाई अक्ष के या प्लस जेड अक्ष की ओर गति करेगी, तब दोस्तों उसके द्वारा चली गई दूरी को हम प्लस में लिखते हैं, ठीक। और दोस्तों यदि वो ऋणात्मक दिशा में चलती है, मतलब उसके विपरीत, या आप कह सकते हैं कि एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में या वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में या जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जब वस्तु गति करती है, तब दोस्तों उसको हम माइनस चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये इधर भी आप लिख दीजिए 4, 8, 10, 12, इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे ना।
तो देखिए दोस्तों, जब आप एक अक्ष की माइनस दिशा में जाएंगे तो उसके दूरी को क्या लेंगे आप, ऋणात्मक लेंगे, ठीक, या विस्थापन को आप ऋणात्मक लेंगे, ठीक। पहले तो आप दूरी को माइनस में लीजिए, ठीक। ऋणात्मक सहित ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसका x2 माइनस x1 करिए, ठीक। यदि आप उन दोनों को चिन्ह सहित ही जोड़ देंगे तब जो हमें प्राप्त होगा वही हमें क्या प्राप्त होगा, विस्थापन प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों हाँ, आप ध्यान दीजिए कि जो होगा दूरी उसकी जो चली जाएगी वो एक विमीय गति ही होनी चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से, ये मान लीजिए बिंदु ए है, ये हमारा बी है, ए से बी तक जाती है। तो यदि मैं पूछूंगा ए से बी तक जाए चली गई दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे 10। लेकिन किसमें 10, प्लस 10 है ना। ए से बी तक चली गई दूरी कितनी है दोस्तों, 10 है, ठीक। 10 इकाई मान लीजिए आप, कुछ भी हो सकता है, इकाई मतलब कह दिया मैंने, तो इकाई के स्थान पे आप मीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, कुछ भी है दोस्तों। फिर वो बिंदु बी से बिंदु, यहाँ पर मान लीजिए कोई सी है, सी तक जाती है, बिंदु बी से बिंदु सी तक जाती है। तब दोस्तों देखिए, अब ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जा रही है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि जरूरी नहीं है कि आप 0 से यदि इधर जाएंगे तभी आप इसको माइनस में लिखेंगे, ठीक दोस्तों। यदि आप मान लीजिए यहाँ से चलना चालू करते हैं और इसकी ऋणात्मक दिशा में जा रहे हैं तो इन सभी को भी आप ऋणात्मक में लिखेंगे, ठीक, समझ रहे हैं आप। देखिए जैसे कि यदि आप ये देखिए इधर आप जाएंगे तो ये एक्स अक्ष की प्लस दिशा है, ठीक। जो दूरी आप चलेंगे वो ऋणात्मक प्लस में लिखेंगे। और यदि दोस्तों आप इस दिशा में चलेंगे, ठीक, यह सच की ऋणात्मक दिशा में चलेंगे तो जो दूरी आप तय करेंगे उसको आप माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं। ये तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा कि कोई वस्तु है वो पहले ए से बी तक जाती है, ए से बी तक 10 इकाई दूरी तय करती है वो, पुनः दोस्तों बी से वो सी तक जाती है। अब हमें दोस्तों आप बताइए बी से सी तक चली गई दूरी कितनी है, ठीक, बी से सी तक चली गई दूरी कितनी है। देखिए इधर इतना 10 दोस्तों और इधर इतना 10 दोस्तों, 10 10 भी कितना होगा, 20 होगा। पुनः बी से सी तक चली गई दूरी दोस्तों 20 होगा, 20 इकाई होगा ना। लेकिन दोस्तों किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब यदि आपसे कोई विस्थापन कह रहा है तो आप दोस्तों सबको जोड़ दीजिए एक में, ठीक। जब आप दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20, 10 माइनस 20 मतलब कितना हो जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। मतलब उसके द्वारा दोस्तों चली गई दूरी कितनी है, हमारा इतना है। निश्चित दोस्तों ये हमें बताएगा कि ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, ठीक। ये दोस्तों माइनस 10 जो आ रहा है ये क्या होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा, यही होगा हमारा विस्थापन। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं, यदि आप चिन्ह सहित सबको लिखेंगे तो आप चिन्ह सहित लिख करके उसको बीजगणितीय रूप में, जिस प्रकार से बीजगणित रूप में हम जोड़ते हैं उस प्रकार से यदि आप जोड़ देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा राशि वही दोस्तों हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप कह सकते हैं विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है। क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो माइनस चिन्ह है और जो प्लस चिन्ह है दोस्तों, इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि ये किस दिशा में है। क्योंकि दोस्तों ये एक विमीय गति है, इसलिए दोस्तों हम इसको माइनस प्लस में लिख करके व्यक्त कर सकते हैं कि इसकी दिशा किधर है, प्लस अक्ष की दिशा में है या माइनस अक्ष की दिशा में, ठीक। तो दोस्तों ये तो हो गया एक विमीय गति के लिए। यदि दोस्तों वस्तु द्विविमीय गति, जिसे आप समतल में गति कहते हैं, या वृत्तीय गति, जो वृत्तीय गति होती है दोस्तों एक समतल में होती है, ठीक, या प्रक्षेप्य गति दोस्तों आप पढ़ेंगे, ये सब आगे पढ़ेंगे दोस्तों। प्रक्षेप्य गति आप पढ़ेंगे अभी, इसके बाद आप वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, कुल मतलब सदिश और अदिश राशि के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप उसी के टॉपिक के बाद आप पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति के बारे में। तो दोस्तों ये जो प्रक्षेप्य गतियाँ होती हैं दोस्तों, ये हमारी क्या होती हैं, द्विविमीय गति होती है। सरल रेखीय गति दोस्तों, ये जो चैप्टर आप हम बता रहे हैं आपको, चाल तथा मतलब दूरी तथा विस्थापन, इस चैप्टर में दोस्तों आप ऋजु रेखीय पथ पर गति के बारे में ही जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए बात करते हैं हम द्विविमीय गति या समतल में गति आप कह सकते हैं, या त्रिविमीय गति मतलब दोस्तों हमारा कहते हैं जिसे हम त्रिविमीय गति। इसको दोस्तों हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों। जो हमारे अणु होते हैं दोस्तों, जो गैस के छोटे छोटे अणुएं होती हैं, ये त्रिविमीय गति करते हैं, ठीक। मतलब इसको आपको तीनों अक्ष द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, तीनों अक्ष द्वारा प्रदर्शित करना पड़ता है उसकी गति को, ठीक। जो हमारे अणु होते हैं पहले इधर जाती हैं इधर जाती हैं, ठीक दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों कैसे कैसे होता है त्रिविमीय गति यदि होगा या द्विविमीय गति कैसे होगा, तब उसको आप किस तरह से उसके विस्थापन को निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, उसको हम जानते हैं दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया है। इसको भी दोस्तों आप उसी तरह से निकाल सकते हैं जैसे हमने अभी आपको बताया था। उसकी प्रारंभिक स्थिति देखिए दोस्तों, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप -10 तब भी होगा, ठीक। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको समझाने के लिए इसको इसे लिखा, इससे भी दोस्तों आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने इसलिए इसको बताया कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होता है, ठीक। एक विमीय गति के लिए इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यह सबसे सरल दोस्तों यही है, हमने आपको पहले ही बताया। विस्थापन जो होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक। वही दोस्तों हमेशा करेंगे आप, कोई चाहे द्विविमीय गति हो या त्रिविमीय गति हो या एक विमीय गति हो, सब में यही हमारा लागू होता है, ठीक। लेकिन दोस्तों ये सब हम आपको
कुछ आपको जानकारी यदि होती है, यदि आपको जानकारी होगी तब आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ठीक, आप समझते हैं कि हाँ चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं द्विविमीय गति के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया द्विविमीय गति कैसे होती है। द्विविमीय गति में जो होती है वस्तु को दो विमाओं की आवश्यकता होती है, मतलब एक्स वाई एच, ठीक, या वाई जेड या जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसको भी बताते हैं विस्थापन के बारे में। दूरी तो आप सभी में एक ही तरह से निकालेंगे। देखिए द्विविमीय गति में दोस्तों, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु तो पहले ये एक्स अक्ष की दिशा में गई, पुनः दोस्तों ये वाई अक्ष की दिशा में चली गई। ठीक, ये एक्स अक्ष की दिशा में दोस्तों मान लीजिए 10 मीटर गया और वाई अक्ष की दिशा में 4 मीटर चला गया। इसको भी दोस्तों देखिए, इसकी प्रारंभिक स्थिति ए है, ये बी है दोस्तों, ये सी है। अब जैसे हमने दोस्तों आपको पहले बताया है, ठीक, कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को आप कह सकते हैं क्या, विस्थापन। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इसकी प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति ये है। और दोस्तों देखिए ये एक समकोण पर है, ये समकोण बना रहे हैं एक दूसरे से, तो आप इसमें त्रिकोणमितीय का फलन का सूत्र लगा करके दोस्तों ये निकाल सकते हैं, ए सी आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, लेकिन दोस्तों ये द्विविमीय गति है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, एकदम सही होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब इसका सदिश रूप का प्रयोग करके भी आप निकाल सकते हैं इसका। अब देखिए सदिश क्या होता है। सदिश राशि दोस्तों देखिए, जिसमें उसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी हो। ठीक, एक विमीय गति में भी उसका परिमाण होता है, लेकिन दोस्तों उसको व्यक्त करने के लिए हमें इस प्रकार के दोस्तों तीर कोण लगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों या तो प्लस दिशा में होती हैं या माइनस दिशा में होती हैं। जब प्लस दिशा में होती है तब जान जाते हैं उसकी धन दिशा में जा रही हैं, और माइनस दिशा में होती हैं तो दोस्तों उसको जान जाते हैं कि उसकी ऋणात्मक दिशा में जा रही हैं। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको सदिश को बारे में समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप सदिश को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से विस्थापन निकालेंगे। दोस्तों इसको निकालने की एक विधि और है जिसको दोस्तों हम सदिश रूप में निकालेंगे। उसको दोस्तों मैं सोच रहा था कि इसी में बताने के लिए, लेकिन दोस्तों आपको शायद समझ में नहीं आए। उसको मैं दोस्तों तब बताऊंगा जब मैं आपको सदिश राशियों के बारे में अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम आपको जस्ट इस चैप्टर के बाद हम आपको सदिश राशियों के बारे में ही बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें केवल इतना ही। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। और हम जो हमने शुरुआत में आपको कहा था दूसरा टॉपिक बताने के लिए, 2 वीडियो द्वारा आपको बताऊंगा दोस्तों, उसको मैं बताता जरूर, लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि बताने से क्या फ़ायदा जब आपको समझ में ना आए। इसलिए दोस्तों पहले मैं आपको सदिश राशियों के बारे में अच्छी तरह से बता दूँ, विस्थापन सदिश क्या होता है उसको अच्छी तरह से बता दूँ, ठीक, स्थिति सदिश क्या होता है इसको अच्छी तरह से बता दूंगा, तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा दोस्तों फर्ज बनता है कि हम आपको ऐसे बताएं कि आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। फिर भी इसमें दोस्तों आपको कुछ चीज़ों को जानकारी मिली होगी दोस्तों, कुछ नया आपने सीखा होगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।